बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा द पंजाब रेंटेड प्रीमिसेस एक्ट 2009 का थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टडी करेंगे जो कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड प्रोसीजर के बारे में है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सेक्शन 16 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में या एरिया में जैसा कि वो मुनासिब समझेगी रेंट ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करेगी। रेंट ट्रिब्यूनल शेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्पेशल जजेस। अब ये जो स्पेशल जजेस होंगे वो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी विद द कंसल्टेशन ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 3 में ये बात कही गई है कि सब्जेक्ट टू दिस एक्ट लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एम्पावर कर सकती है किसी भी सिविल जज को या जुडिशल मजिस्ट्रेट को टू एक्ट एज अ रेंट ट्रिब्यूनल फॉर अ डिस्ट्रिक्ट और एन एरिया, कि वो एक्ट करें एज अ रेंट ट्रिब्यूनल किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या एरिया में। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 4 में ये बात कही गई है द रेंट ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ओवर अ केस अंडर दिस एक्ट। अब जो उनके पास पावर्स होंगी एक्सरसाइज करने के लिए रेंट ट्रिब्यूनल के पास वो एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगी। 16 के सब सेक्शन 5 में ये बात कही गई है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या फिर एरिया में अगर एक से ज़्यादा स्पेशल जजेस हैं तो उनमें से किसी एक को लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एज आ एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज अपॉइंट कर देगी। सेक्शन 17 रेंट रजिस्ट्रार। गवर्नमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में और एरिया में जैसा कि वो मुनासिब समझेगी रेंट रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगी। अब रेंट रजिस्ट्रार का काम क्या है ये सेक्शन 17 के सब सेक्शन 2 में बताया गया है। रेंट रजिस्ट्रार shall maintain a register to enter the particulars of a tenancy agreement, agreement to sell or any other agreement in respect of rented premises। अब रेंट रजिस्ट्रार का ये काम है कि वो मेंटेन करेगा रजिस्टर को, उसके अंदर पर्टिकुलर्स एंटर करेगा जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट के हैं या एग्रीमेंट टू सेल के पर्टिकुलर्स हैं वो एंटर करेगा, या फिर कोई और एग्रीमेंट हुआ है रेंटेड प्रीमिसेस को लेकर उनके तमाम पर्टिकुलर्स तमाम कवायद जो हैं वो रजिस्टर के अंदर एंटर करेगा। 18 स्टाफ एंड एस्टैब्लिशमेंट के बारे में है। गवर्नमेंट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल का स्टाफ अपॉइंट करेगी और उनके फंक्शंस बताएगी जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं। सेक्शन 19 फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अब अगर रेंटेड प्रीमिसेस को लेकर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसकी एप्लीकेशन रेंट ट्रिब्यूनल को दी जाएगी। सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 के तहत जो एप्लीकेशन दी जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेशल जज जो है उस पर ख़ुद भी कॉग्निजेंस ले सकता है या उस केस को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरे स्पेशल जज के पास। सेक्शन 19 के सब सेक्शन 1 के तहत जो एप्लीकेशन दी जाएगी वो शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। उसके अंदर तमाम के तमाम जो फैक्ट्स हैं वो दर्ज किए जाएंगे। द रिलीफ क्लेम्ड, अगर कोई रिलीफ बनता है तो उसके अंदर वो भी लिखा जाएगा। एंड शैल बी अकम्पेन्ड बाई कॉपीज़ ऑफ ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पोसेशन ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उससे रिलेटेड तो वो भी उसके अंदर साथ उस एप्लीकेशन के साथ लगाएगा वो। इफ़ द एप्लीकेशन इज़ फॉर इविक्शन ऑफ अ टेनेंट, अगर इविक्शन ऑफ अ टेनेंट की एप्लीकेशन दी जाएगी यानी किराएदार को प्रीमिसेस से बेदखल करने की एप्लीकेशन दी जाएगी तो लैंडलॉर्ड शैल सबमिट हिज एफिडेविट, तो अपना एक एफिडेविट देगा और अपने एफिडेविट के साथ साथ 2 विटनेसेस के एफिडेविट भी इविक्शन एप्लीकेशन के साथ लगाएगा। सेक्शन 20 एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ रेंट। अगर लैंडलॉर्ड जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है रेंट लेने से तो किरायादार जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल के पास रेंट को जमा करवाने के लिए। सेक्शन 20 के सब सेक्शन 2 के तहत द रेंट ट्रिब्यूनल शेल विदाउट प्रेजुडिस टू द राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड अलाउ कर देगी टेनेंट को कि वो डिपॉजिट करवा दे रेंट को फॉर द पीरियड फॉर विच द लैंडलॉर्ड हैज़ रिफ्यूज़ टू रिसीव द रेंट, उस पीरियड का जिसमें लैंडलॉर्ड ने रिफ्यूज़ कर दिया है रेंट लेने से। सेक्शन 20 के सब सेक्शन 3 के तहत रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो इन्फॉर्म करेगा लैंडलॉर्ड को
जो उसका किराएदार ने डिपॉजिट करवा दिया है कि तुम आकर इस अपने रेंट को यहाँ से ले लो। सेक्शन 21 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। ये सेक्शन जो है वो प्रोसीजर है और ये हमें बताता है कि अगर कोई इशू अराइज हो जाता है और उसकी एप्लीकेशन रेंट ट्रिब्यूनल के पास चली जाती है तो फिर उसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। डिपॉजिट ऑफ रेंट के अलावा और जो भी कोई एप्लीकेशन रेंट ट्रिब्यूनल को दी जाएगी, रेंट ट्रिब्यूनल उस पर नोटिस इशू करेगा रिस्पोंडेंट को, और जो नोटिस होगा वो किस फॉर्म में होगा जी, वो कैजुअल की फॉर्म में होगा जो कि लॉ ने हमें प्रोवाइड कर दिया है। रेंट ट्रिब्यूनल जो नोटिस इशू करेगा वो थ्रू प्रोसेस सर्विस होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू होगा एंड कोरियर सर्विस होगा। अब इसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर रिस्पोंडेंट पर लाजिम है कि वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर हाजिर हो। सेक्शन 21 के सब सेक्शन 1 के तहत जो नोटिस इशू किया जाएगा रिस्पोंडेंट को, उसके साथ एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी भी लगाई जाएगी जो कि एप्लीकेंट ने दी है, और उसके साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स भी लगाए जाएंगे जो कि एप्लीकेंट ने साथ अनेक्स्ट किए हैं एप्लीकेशन के। सेक्शन 21 के सब सेक्शन 3 के तहत अगर रिस्पोंडेंट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास पेश नहीं होता या फिर रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि नोटिस जो है वो रिस्पोंडेंट को मिला ही नहीं, या फिर रिस्पोंडेंट जो है वो जानबूझकर अवॉइड कर रहा है नोटिस को लेने से, तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो में डायरेक्ट सर्विस ऑफ द नोटिस करेगी। फिर वो कैसे करेगी? अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द नोटिस एट सम कॉन्स्पिशियस पार्ट of the rented premises or residence of the respondent। चस्पा करेगी नोटिस को रेंटेड प्रीमिसेस के नुमाया हिस्से पर या फिर वहाँ जहाँ के रिस्पोंडेंट जो है वो रिहाइश पजीर है। नोटिस की डायरेक्ट सर्विस के लिए पब्लिकेशन इन प्रेस की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एनी अदर मोड, और कोई भी दूसरा तरीक़ेकार जो है वो इख्तियार किया जाएगा कि नोटिस जो है वो सर्व हो जाए रिस्पोंडेंट को। जब नोटिस जो है वो सर्व हो जाएगा तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोसीड करेगी एक्स पार्ट और फाइनल ऑर्डर जो है वो पास कर देगी। और में ये बात कही गई है कि जब रेंट ट्रिब्यूनल एक्स पार्ट ऑर्डर जो है वो पास कर देगी रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, तो रिस्पोंडेंट जो है वो 10 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही उसको पता चलेगा उसके 10 दिन के अंदर वो अप्लाई कर सकता है रेंट ट्रिब्यूनल के पास फॉर सेटिंग असाइड द एक्स पार्ट ऑर्डर के लिए अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर लीव टू कॉन्टेस्ट, और जो वो अप्लाई करेगा उसके साथ वो एप्लीकेशन फॉर लीव टू कॉन्टेस्ट भी साथ में लगाएगा। सेक्शन 20 के सब सेक्शन 6 में ये बात कही गई है कि पार्टीज़ जो हैं वो ख़ुद भी अपेयर हो सकती हैं रेंट ट्रिब्यूनल के पास और अपने रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू भी वो पेश हो सकती हैं। सेक्शन 20 के सब सेक्शन 7 में ये बात कही गई है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल डेट फिक्स कर देगी कि इस डेट को रिस्पोंडेंट जो है वो एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन जो होगी वो लीव टू कॉन्टेस्ट की एप्लीकेशन होगी। अगर रिस्पोंडेंट वो नहीं देता तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो डिसमिस कर देगी एप्लीकेशन को। डेट में ये बात कही गई है कि अगर एप्लीकेंट जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के पास पेश नहीं होता और रेंट ट्रिब्यूनल इसी बिना पर उसकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है, तो एप्लीकेंट जो है जब से डिसमिसल ऑर्डर पास हुए हैं उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन दे सकता है, और रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो उसकी एप्लीकेशन को दोबारा बहाल कर सकता है ऑन सच टर्म एज इट मे डीम एप्रोप्रिएट। सेक्शन 22 लीव टू कॉन्टेस्ट। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो रिस्पोंडेंट को तब तक अलाउ नहीं करेगा डिफेंड करने के लिए जब तक रिस्पोंडेंट जो है वो लीव टू कॉन्टेस्ट की एप्लीकेशन नहीं देगा। सेक्शन 22 के सब सेक्शन 2 में ये बात कही गई है कि रिस्पोंडेंट जो है जब पहली दफ़ा रेंट ट्रिब्यूनल के पास पेश होगा तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर वो लीव टू कॉन्टेस्ट की एप्लीकेशन जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल में सबमिट करवाएगा। सेक्शन 22 के सब सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि जो लीव टू कॉन्टेस्ट की एप्लीकेशन होगी वो रिटर्न रिप्लाई की फॉर्म में होगी।
रिस्पोंडेंट वो तमाम ग्राउंड्स उसमें लिखेगा कि उसने किस वजह से वो लीव टू कॉन्टेस्ट की एप्लीकेशन दे रहा है, एंड शेल बी अकम्पेन्ड बाय एन एफिडेविट, और उसके अंदर वो अपना एफिडेविट भी साथ में लगाएगा। तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उसके अंदर लगाएगा जो उसके पोसेशन में हैं और जो रेलिवेंट भी हैं। इसके साथ वो 2 विटनेस के एफिडेविट्स भी साथ में लगाएगा। सेक्शन 22 के सब सेक्शन 4 के तहत रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो रिस्पोंडेंट को लीव टू कॉन्टेस्ट के लिए अलाउ नहीं करेगी जब तक कि रिस्पोंडेंट जो है वो एप्लीकेशन में प्रोडक्शन ऑफ ऑरल एविडेंस के सफिशेंट ग्राउंड को डिस्क्लोज ना कर दे। इसका मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस रिस्पोंडेंट को ऑरल एविडेंस पेश करनी होगी। ऑरल एविडेंस अब किस तरीके से होती है? ऑरल एविडेंस डायरेक्ट होती है और उसके लिए रिस्पोंडेंट को जो डेपोरेंट्स होंगे उनको रेंट ट्रिब्यूनल के पास पेश करना होगा। सेक्शन 22 के सब सेक्शन 5 के तहत रेंट ट्रिब्यूनल के पास जो एप्लीकेशन फॉर लीव टू कॉन्टेस्ट आएगी वो उसको 15 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करेगा। सेक्शन 22 के सब सेक्शन 6 के तहत अगर लीव टू कॉन्टेस्ट की जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ हो जाती है या फिर रिस्पोंडेंट जो है वो फेल हो जाता है, जो उसको टाइम दिया गया था उसके अंदर अंदर वो लीव टू कॉन्टेस्ट की एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवाता, तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो फाइनल ऑर्डर जो है वो पास कर देगी। सेक्शन 23 रिटन रिप्लाई है। एप्लीकेशन जो लीव टू कॉन्टेस्ट की है वो अगर ग्रांट हो जाती है तो उसको ऐसा ही समझा जाएगा, उसको ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा कि वो एप्लीकेशन फॉर लीव टू कॉन्टेस्ट जो है वो रिटन रिप्लाई है।